ठीक है। देखो वेयर हाउस के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही है नॉर्मली, वो तो आम आदमी भी जानता ही है वेयर हाउस क्या होता है। ठीक है, वेयर हाउस एक स्टोरेज लोकेशन होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अलग अलग जगह से वो माल खरीदती है या उसके प्लांट लगे हुए हैं बनाती है, तो एक जगह जाके उसको कहीं पे स्टोर करा जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टोरेज पॉइंट होता है उसको डेटा वेयर हाउस कहते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अंबानी और अडानी जो है एक कृषि कानून के बिल बनाए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अनाज इकट्ठा करने के लिए वेयर हाउस बना लिए हैं कि वहाँ से किसानों से अलग अलग जगह से अनाज खरीदेंगे और उस वेयर हाउस में स्टोर करके रख देंगे, और बाद में जब कमी पड़ेगी तो बेचेंगे अपनी मर्जी से या जिस भी हिसाब से ऊंचे दामों में बेचेंगे। तो इसीलिए कह रहे हो कि इस तरह के कानून जो है, कानूनों में आप पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे। ठीक है, तो वेयर हाउस क्या है, एक लोकेशन है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करें। जैसे डेटाबेस एक लोकेशन था, लेकिन डेटाबेस में हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है, एक जगह से एक जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो अलग अलग जगह से आएगा। डेटा वेयर हाउस का मतलब डेटा को स्टोर करना, लेकिन वो डेटा जो है अलग अलग जगह से आ सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन से हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स जो है वो मल्टीपल्स होंगे, हमारे पास मल्टीपल सोर्स से होगा। और हम डेटा वेयर हाउस में डेटा रखते क्यों हैं, कि वहाँ से हमें कभी भी डेटा की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कि हमें डेटा को एनालिसिस करना हो, ठीक है, उसके बेस पे बिजनेस प्लान बनाने हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हमें जो भी प्लान उसके अकॉर्डिंग यूज़ करने वो आप बना सकते हैं, आपके पास रहेगा डेटा। ठीक है, तो जैसे फाइल होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको आप एक जगह रखते हो, जब आपको ज़रूरत होती है उसको आप निकाल लेते हो। ऐसे ही यहाँ पे डेटा है कि अलग अलग जगह से आपके पास डेटा आ रहा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको फ़िल्टर करके या जो भी उसको एनालिसिस कर सकते हो और अपनी बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया अमेजन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली ट्रेडिंग कंपनी है कोई इतनी, जो ऑनलाइन वो करती हैं, सेल करती हैं, मान लिया अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। ठीक है, और उनकी अपनी वेबसाइट है, स्नैपडील है। ठीक है, अलग अलग जगह डेटा सेल होता है। तो हमें जो है वो जो डेटा हम भेज रहे हैं, तो वो तो अलग अलग लोकेशन पे है। जो अमेजन के डेटाबेस पे मान लिया हमने बुक ही भेज दी अमेजन से, ठीक है, तो वो तो एक जगह का डेटा हो गया वहाँ पे। हमें कंसोलिडेट देखना फिर हमें कि हमारा मंथ में कितनी बुकें गई हैं, उनका सारा डेटा तो हम एक जगह से थोड़ी देखेंगे, हम तो सबका देखेंगे भाई, अमेजन से कहाँ गई, फ्लिपकार्ट से कितनी गई, अपनी वेबसाइट से कितनी गई, ठीक है, ऐप से कितनी गई, वो सब निकाल लेंगे वहाँ से। तो वो जब इकट्ठा करके एक जगह बनाया जाएगा, वहाँ पर क्या हो गया, उसका वेयर हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्स से आ सकता है, और डेटा मल्टी डायमेंशनल व्यू में भी हो सकता है डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ही होता है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर करते हो। भाई DBMS भी आपके पास क्या था, एक सॉफ्टवेयर ही था जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे थे। तो ऐसे ही डेटा वेयर हाउस इज़ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू स्टोर and analyze ठीक है the data from different या मल्टीपल सोर्स। सोर्स हमारे पास मल्टीपल हुए। ठीक है, तो जब भी हम डेटा वेयर हाउस में डेटा रखेंगे तो उसके कुछ हमारे पास फीचर्स होंगे, किस तरह से हमारे पास डेटा का कलेक्शन किया जाएगा डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, और वो किस तरह का उसका व्यू देगा हमारे पास। तो देखो जो फीचर्स होते हैं डेटा वेयर हाउस के,
मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होगा उसके क्या फीचर्स होंगे, फीचर्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो सबसे पहले जो भी आप डेटा रखेंगे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का डेटा रखना तो उसी कंपनी का होना चाहिए वहाँ पे डेटा, या आपको बुक्स का डेटा रखना, उसको एनालिसिस करना है तो आप बुक की डिटेल रखेंगे, बुक्स से रिलेटेड डेटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंटीग्रेटेड होना चाहिए। डेटा वेयरहाउस क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब वो मल्टीपल सोर्स से कनेक्टेड हो, मल्टीपल सोर्स। तो मल्टीपल सोर्स से कनेक्टेड होगा तो मल्टीपल लोकेशन से डेटा को जो है हम फैच कर सकते हैं वहाँ से। क्या हो गया भाई? फर्स्ट स्लाइड, अच्छा। तो देखो हमारे पास जो है इंटीग्रेटेड होगा यानी मल्टीपल सोर्स से कनेक्टेड होगा वो। तीसरा चीज़ है हमारे पास टाइम वेरिएंट होना चाहिए। टाइम वेरिएंट का मतलब हम उसमें से जब भी डेटा अगर हमें फैच करना हो, हमें देखना हो कि हमें 1 साल का डेटा का रिकॉर्ड निकालो, या हमारे पास जो है 15 दिन का डेटा निकालो, 1 महीने का निकालो, 6 महीने का निकालो, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और ये परमानेंट स्टोरेज में होना चाहिए यानी नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। डेटा जो है कभी वहाँ से डिलीट नहीं। आपने आज ज्वाइन किया, अगर मान लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आप गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो जब से ज्वाइन करते हैं आप रिटायर भी हो जाते हैं, आपका सारा डेटा फाइलें वहीं पर रहती हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई सी भी फाइलें, कोई सा भी डेटा निकाल के देख लिया जाता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर है कि हमारे पास जो है डेटा जो है आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, ये डेटा वेयरहाउस। देखो डेटा वेयरहाउस जो सॉफ्टवेयर है इसका मेन काम है डेटा को एनालिसिस करना और स्टोर करना। हम एनालिसिस के पर्पस से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास डेटा बेस होता है, डेटा बेस केवल डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ओनली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, उस पर हम मल्टीपल ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी मल्टीपल सोर्स से कनेक्ट करना। तो इनमें जो सोर्स है वो एक हमारे पास डेटा बेस है, तो मतलब ये तो कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिस हो गया एक तरह से डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस को और क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? डेटा वेयर हाउस को और क्या बोलते हैं? सर मेटा डेटा। मेटा डेटा तो बेटा डेटा के इन्वेंटरी। इन्वेंट्री हो जाता है। देखो ये जो है, आपने ओ एल ए पी सुना है? ओ एल ए पी अभी बताया था। ओ एल ए पी डेटा वेयर हाउस ही है एक तरह से। ठीक है, ओ एल ए पी जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली डेटा वेयर हाउस ही है। डेटा वेयर हाउस पे ही हम ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह से बोल रहे हैं इसको भी। डेटा वेयर हाउस भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो काम डेटा वेयर हाउस कर रहा है, वही ओ एल ए पी, एक ही टर्म है ये। ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो है डेटा जो है हमारे पास जर्नलाइज और कंसोलिडेट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन आपको पढ़ाए थे। ठीक है, कि हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा छोटी छोटी जगह से आकर डेटा इकट्ठा हो जाता है, कंसोलिडेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कंसोलिडेट और जर्नलाइज फॉर्म में हम इसमें यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, यानी इट provides journalize and consolidate consolidated data in multi-dimensional view।
तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की डेटा वेयर हाउस 1 डायमेंशन पे काम करता है, 2 डायमेंशन पे या मल्टी डायमेंशनल पे। तो मल्टीपल डायमेंशन होते हैं इसमें, मल्टी डायमेंशन होता है। इसका डेटा का सोर्स जो है वो भी मल्टीपल होता है, ठीक है। और जो है इसको हम OLAP भी बोलते हैं। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे OLAP क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे। वो इसका एक पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा डेटा वेयर हाउस में यूज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर डेटा वेयर हाउस के लिए वो OLAP है। नोट कर लो पहले इसको। एक हमारे पास होगा, मतलब आप डेटा वेयर हाउस हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस लिए हम यूज़ करेंगे। एक है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तीसरा है हमारे पास डेटा माइनिंग। ठीक है। और फोर्थ होता है डेटा मार्ट। ये कुछ टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, यानी जो भी डेटा स्टोर है हमारे पास डेटा वेयर हाउस में, उस पे जो है हमारे पास प्रोसेसिंग करनी है, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। जैसे मान लिया कोई क्वेरी चलानी है हमें, ठीक है, कोई रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, कोई बेसिक चार्ट वगैरह बनाने, ग्राफ वगैरह बनाने, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी। यानी जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करना, यानी ये अलाउ करता है हमें, अलाउ टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है। तो बाई क्वेरी, क्वेरी लगा के उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हो गए, या जैसे रिपोर्टिंग, ठीक है, या चार्ट्स एंड ग्राफ, चार्ट्स और ग्राफ्स एटसेट्रा, ये आप डेटा से बना रहे हो, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन जैसे आपने एक्सेस में भी कर लेते हो, क्वेरी लगा लेते हो, रिपोर्ट बना लेते हो, चार्ट बनाना आपको पाइवोट चार्ट वगैरह, पाइवोट टेबल वगैरह बना लेते हैं हम, ठीक है। तो वो एक्सेल में भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो जाती है। भाई आपके पास कोई डेटा एक टेबल बनी हुई है, जैसे मान लिया आपकी एक्सेल में ही टेबल बनी हुई है, एक्सेल से आपने उस टेबल से चार्ट बना लिया, कोई रिपोर्ट निकाल ली, पाइवोट टेबल बना ली, वो सारी की सारी चीज़ें जो है क्या होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब जो है उसको एनालिसिस करना है डेटा को, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के लिए किसी डेटा को आप 1-2 दिन में किसी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, 1-2 दिन के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब कंपनी में जो हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है वो हिस्टोरिकल डेटा पे परफॉर्म करी जाती है। डेटा काफ़ी कम से कम 6 महीने पुराना हो, ठीक है। मान लिया जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप 2 दिन में उसका आउटपुट नहीं बता सकते कि ये ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ये होगा, रिजल्ट नहीं निकाल सकते उसका, ठीक है। किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में कुछ टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, वो प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा, कहाँ पे, उसके पूरा एनालिसिस करने के लिए कुछ डेटा चाहिए हमें, कुछ टाइम का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसमें जो है रिपोर्टिंग करते हैं, उसके आगे का फ्यूचर प्लान तैयार करते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड होती है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे अभी आपको OLAP बताया, तो उसके थ्रू होती है हमारे पास। तो ये जो परफॉर्म होती है, ये परफॉर्म करी जाती है OLAP के थ्रू, ठीक है। यानी इट सपोर्ट एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा
ठीक है, यूजिंग द ऑपरेशंस ऑफ OLAP, ठीक है। तो उसके थ्रू हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग करते हैं इसमें। डेटा माइनिंग और डेटा मार्ट। डेटा माइनिंग का मतलब होता है यानी हिडन पैटर्न हमें फाइंड करनी है डेटा से, ठीक है। और डेटा मार्ट का मतलब होता है डेटा वेयरहाउस का एक सबसेट। ये होता है बेसिकली KDD भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो नॉलेज बेस होता है ये डेटा, इसके अंदर नॉलेज बेस हमें डेटा निकालना होता है, यानी इसके अंदर हमारे पास डिस्कवर करना या फाइंड करना, फाइंडिंग द हिडन पैटर्न, हिडन पैटर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है। और डेटा मार्ट का मतलब होता है हमारे पास सब, ये सबसेट है, सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस, ठीक है। यानी आपको जो डेटा है हमारे पास डेटा वेयरहाउस में, उसमें किसी पर्टिकुलर डोमेन पे काम करना, यानी ये सिंगल डोमेन पे वर्क करता है। जैसे मान लिया आपका बिजनेस है, बिजनेस में सेल्स की टीम होती है, फाइनेंस की टीम होती है, ठीक है, अलग अलग टीम है। तो आपको किस टीम का डेटा निकालना है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का या किस डिपार्टमेंट का, IT डिपार्टमेंट का निकालना, एटसेट्रा, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डोमेन पे आप काम करते हैं, सिंगल डोमेन पे, तो वहाँ पे डेटा मार्ट का यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास डेटा वेयरहाउस होता है उसमें 4 तरह से हम काम करते हैं: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा मार्ट। इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की इसमें कोई जरूरत होती, वो अलग पार्ट होता है, डेटा वेयरहाउस से अलग होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर क्वेरी है, ट्रांजैक्शन कलेक्शन ऑफ क्वेरी हो जाती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन जैसे आप जानते ही हैं, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस में हमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, रिकवरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह ये सब हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेस होता है तो वहाँ पे बेसिकली वो सेपरेट काम करता है, ऑपरेशनल में काम करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास केवल स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली स्टोर है, जो ऑपरेशनल होता है वो अलग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस लिख दिया, ये 4 चीज़ें हमने लिख रखी। तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी इसका पार्ट है डेटा वेयर हाउस का? तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं होता, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग OLTP में आता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है वो, ठीक है। इसको नोट करो पहले, फिर समझते हैं हमको। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिकवरी, मेरे पास आग तो नहीं। क्या हुआ, कंकरेंसी कंट्रोल are not the part of data warehouse, ठीक है। ये डेटा वेयरहाउस के पार्ट नहीं होते, ये बेसिकली ऑपरेशनल डेटाबेस के पार्ट होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस, ठीक है। ऑपरेशनल डेटाबेस जो होगा, मतलब जहाँ पे हम डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें ये काम करते हैं, ठीक है। जो रनिंग में काम हो रहा है उनमें ये काम होता है।
जबकि डेटा वेयर हाउस में रनिंग में नहीं, उसमें डेटा स्टोर करके रख दिया, कब होगा उसकी ज़रूरत हमें जब डेटा को एनालिसिस करना होगा तब पड़ेगी, रोज़ रोज़ हमें उसका काम नहीं है। ठीक है, आपने गोडाउन में डेटा को स्टोर करके रख दिया, उसको रोज़ जो है मार्केट में बेचने के लिए थोड़ी है, वो तो दुकान खोल रखी, दुकान पे मिलेगा। ठीक है भाई, आपका जो वेयर हाउस बना हुआ वहाँ पे स्टोर करके रख दिया, जब दुकान में कम होगा तो वहाँ से दुकान में भेजेंगे, दुकान आ गई। जो दुकान जो है आपकी, ठीक है, वो हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेस है, और जो गोडाउन बनाया हुआ वो डेटा वेयर हाउस हो गया आपके पास। तो जो डेटा वेयर हाउस है वो फिजिकली काम करता है, फिजिकली स्टोरेज होती है उसमें। डेटा वेयर हाउस इज फिजिकली स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इज यूज्ड लिख देते हैं, इज यूज्ड। तो ये फिजिकली स्टोरेज के लिए है, ये ऑपरेशनल के लिए है, नोट कर लो इसको। अब देखो, सर जैसे पिछली वाली जो पेज है उस पे डेटा माइनिंग का बेटा लिखा था कि जो हमारे पास हिडन पैटर्न है उनको फाइंड करने के लिए यूज़ करा जाता है, यूज टू फाइंड द हिडन पैटर्न फ्रॉम द डेटा। और डेटा मार्ट में सर लिख, फोर्थ पॉइंट क्या था? डेटा मार्ट, डेटा मार्ट जो इसमें है क्या था जी, एक बार बता दें। सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, वो किसी सिंगल यानी पर्टिकुलर डोमेन पे काम करता था, बिजनेस के किसी पर्टिकुलर डोमेन पे। जैसे आपको सेल्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डेटा मार्ट में करते हैं। डेटा वेयर हाउस कम्प्लीटली है, वो उसका सब पार्ट है, सबसेट है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास ऑनलाइन हमने पढ़ी है ये मतलब एनालिटिकल प्रोसेसिंग, उसके बारे में देखते हैं। OLAP, OLAP का मतलब है हमारे पास ऑनलाइन एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, नाम से ही पता चल रहा, अभी हमने पढ़ा है कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करा जाता है। OLAP के ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करे जाते हैं। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है हमारे पास, जिससे हम किसी भी डेटा को, ठीक है, जो मल्टीपल सोर्स पे हो या मल्टीपल डेटाबेस में स्टोर हो, एट ए टाइम सेम टाइम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल होता है, ठीक है, जो मल्टीपल सोर्स पे सेम टाइम काम कर सकता है, मल्टीपल डेटाबेस पे सेम टाइम काम कर सकता है। ठीक है, तो ये ही है वो मेन सॉफ्टवेयर OLAP, जिसके द्वारा हम जो है डेटा की एनालिसिस करते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा उठा लेता है, सारा डेटा उठा कर उसकी प्रोसेसिंग, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यानी इट इज़ ए सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्निक। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेक्निक भी है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट अलाउज टू एनालाइज information from multiple source या database at same time। ठीक है, it is a multi-dimensional
ये तो सॉफ्टवेयर ही है तो बेस लिखेंगे इस पे, इट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल पे है, ठीक है। यानी आप जो है क्वेरी लगा सकते हो मल्टी डायमेंशनल डेटा पे उसमें, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली जब बात करी जा रही है ये मल्टी डायमेंशनल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डेटा को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ठीक है। डेटा को देखने के, उसको एनालिसिस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लिया आप एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एनालिसिस कर रहे उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आपने उसकी कॉस्ट रखी हुई है, एक बार मान लिया 100 रुपये, एक बार रख दी आपने 120 रुपये, तो 100 रुपये और 120 रुपये में आपके जो है उसकी सेल पे क्या फ़र्क पड़ा। आप उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आपने क्या क्वालिटी रखी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इस मौसम में हमने करा तो क्या रहा, इस मौसम में हमने करा। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सीजन पे चलते हैं, ठीक है, जैसे एसी हो गई, फ़ैन हो गए, कूलर हो गए, गर्मी में चलेंगे, सर्दी में कोई सेल ही नहीं इनकी, ठीक है। लोकेशन के अकॉर्डिंग है कि भाई एसी कूलर फ़ैन वगैरह कहाँ चलेंगे, इधर मैदानी इलाकों में चलेंगे, पहाड़ी इलाकों में कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है वैसे ही, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग देखना हो आपको, प्राइस के अकॉर्डिंग देखना हो, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, सब तो मल्टीपल तरीके से आप देख सकते हो उसको। जैसे 2D बनाते हैं हम, 2D डायमेंशन, तो ऐसे ही 3D 4D आप कितने भी डायमेंशन में डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका ग्राफ, आपका डैशबोर्ड उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना जाना चाहिए, जो भी आप सेलेक्ट करोगे डोमेन, उसी डोमेन के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऐसा नहीं कि एक या दो ही क्यूब बनेंगे, जब डेटा को हम देखते हैं तो मल्टीपल क्यूब में वो डेटा हमारे पास शो होता है। जैसे आप क्यूब बनाते हो डेटा को शो करने के लिए, इसको रफ कर दूँ ना, मान लिया हमारे पास, देखो आपके पास करना चलेगा। लिख लो, होगा सर। हमने एक ये डेटा लिखा तो ये अभी 2 डायमेंशन में है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इस तरह, चार्ट बेसिकली नॉर्मल चार्ट हमारे पास 2 डायमेंशन में होते हैं, ये हमारे पास 3 डायमेंशन में बन गया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी 3 डायमेंशन में भी हमने यहाँ पे अलग अलग लेयर बना दी, इधर भी बना दी ऐसे, तो ये हमारे पास एक 4 डायमेंशन बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से लेयर बनती चली जाएंगी तो डायमेंशन आपके बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे, तो ऐसे ही मल्टी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर भी आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, यहीं पे हमारे पास 3 चीज़ें इस तरह से यहाँ पे बन गई, तो डायमेंशन इस तरह से क्यूब के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है आप अपने डेटाबेस को 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन में कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो OLAP सपोर्ट टू डिवाइड the database into one or more cubes, ठीक है। and these cubes are known as, इनको हम बोलते हैं हाइपर क्यूब्स कहलाते हैं। मल्टी डायमेंशन डेटा होता है और जिसमें डेटा में हमारे पास हाइपर क्यूब बनते हैं। अब देखो कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, OLAP के बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो 5 ऑपरेशन हम बेसिकली करते हैं, 4 या 5 ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो OLAP
ऑपरेशंस। जैसे आपको बताया था एनालिटिकल प्रोसेसिंग करने के लिए हमें OLAP ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला ऑपरेशन है ड्रिल डाउन। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ड्रिल क्या करता है, किसी चीज़ को तोड़ने का काम, काटने का काम करता है। ठीक है, डाउन मतलब नीचे की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो आपके पास डेटा वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, कुछ डिटेल चाहिए। ठीक है, तो मान लिया आपके पास डेटा वेयर हाउस में 3 साल का डेटा है, लेकिन आपको केवल जो है पिछले 1 महीने का ही डेटा चाहिए, तो आपने 1 महीने का उसमें से निकाल लिया, तो उसको ड्रिल डाउन बोल देते हैं। या आपने महीने भर का, साल भर का इस तरह से निकाल लिया, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिल डाउन, यानी आपने उस डेटा को अलग अलग कर दिया। या डेटा आपके पास जो रखा हुआ है, आपने टोटल कर रखी कि भाई मेरी अमेजन पे कितनी सेल हुई, फ्लिपकार्ट पे कितनी सेल हुई, ऐप पे कितनी सेल हुई, ये तीनों की रख रखी, आपने तीनों को अलग अलग कर दिया, फिर हमें अलग अलग देखनी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रिल डाउन हो गया। दूसरा है रोल अप करना, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। रोल अप यानी ड्रिल डाउन का रिवर्स प्रोसेस। अलग अलग रखा हुआ डेटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका एग्रीगेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारे पास रोल अप। देखो, जो हमारे पास, जैसे हम हायरार्की बनाते हैं, तो हायरार्की अगर किसी भी चीज़ की बन रही है, मान लिया हमारे पास एक यहाँ पे है, ये हायरार्की है, इस तरह से हायरार्किकल मॉडल बनता है ना, ऐसे एक ट्री स्ट्रक्चर बनती है। तो जब हम डेटा को यहाँ से टॉप मोस्ट से नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये होता है ड्रिल डाउन, नीचे की तरफ जाना, ड्रिल डाउन हो गया। और जब हम यहाँ से नीचे से कंबाइन करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये रोल अप हो जाता है। ठीक है, तो ये रोल अप वाला हमारे पास होता है। अब तीसरा ऑपरेशन होता है इस पे डाइस का ऑपरेशन। डाइस, आप लूडो में आपने डाइस देखी हैं क्या होती हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन है, लेकिन हमें केवल एक पर्टिकुलर डायमेंशन को सेलेक्ट करना है, जैसे डेटा मार्ट में करते हैं। ठीक है, तो आपको सारा नहीं देखना, पर्टिकुलर डायमेंशन में देखना, किसी चीज़ के बारे में देखना है, तो वो हमारे पास डाइस कहलाता है। ठीक है, यानी सब क्यूब सेलेक्ट करना। ठीक है, डाइस का मतलब होता है सेलेक्ट सब क्यूब। ठीक है, तो बाई ऐसे लिख लेते हैं, बाई सेलेक्टिंग 2 और मोर डायमेंशन। ठीक है, आप सारे डायमेंशन नहीं कर रहे, आप कोई पर्टिकुलर सब क्यूब भी आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा 2 और मोर डायमेंशन, हमने सिंगल डायमेंशन नहीं लिखा डाइस में। अगर हम बात करेंगे कि हमें केवल सिंगल डायमेंशन का ही चाहिए, ठीक है, इसमें डाइस में कम से कम 2 डायमेंशन होते ही हैं, डाइस 2 डायमेंशन की होगी कम से कम। ठीक है, अगर आपको केवल सिंगल डायमेंशन पे काम करना, इसमें 2 और मोर डायमेंशन होते हैं। ठीक है, आप लूडो की डाइस देखेंगे, क्यूब बनी होती है, उसमें क्यूब की होती है ना वो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं हम सब क्यूब, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी क्यूब की 3 डायमेंशन में एक काम करता है, क्योंकि OLAP की डेफिनेशन में लिखा हुआ ये मल्टी डायमेंशन होता है तो इसमें क्यूब पे काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी कि हमारे पास क्यूब होते हैं इसमें। तो क्यूब का मतलब हमारे पास डायमेंशन जो है 3 डायमेंशन बनेंगे। उनमें से भी अगर आपको सारे सेलेक्ट नहीं करने तो बात अलग है, अगर आपको 2 डायमेंशन ही सेलेक्ट करने तो डाइस में आ जाएंगे आप, 2 या 3 4 कितने भी करें। अगर सिंगल ही करना तो उसको स्लाइस बोलेंगे। ठीक है, तो स्लाइस और डाइस में बस यही डिफरेंस है, स्लाइस जो है 1 डायमेंशन पे काम करता है, केवल 1 डायमेंशन हमने निकाल लिया किसी क्यूब का, तो वो कहलाएगा हमारे पास स्लाइस। और 5वां ऑपरेशन होता है इस पे पाइवोट करना।
जैसे एक्सेल में पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट बनाते हैं। पाइवोट का मतलब होता है रोटेशन करना ऑपरेशन को, ठीक है। कि आपने जैसे एक ग्राफ बन रहा, कोई वो बन रहा है आपके पास, चार्ट बनाया आपने, यहाँ पे मान लिया आपने लिखी हुई है सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हुए हैं मंथ कि सेल इस मंथ में इतनी सेल हुई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाना। तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, सेल्स को इधर ले जाओ, मंथ को इधर ले जाओ, ऐसे कर दिया आपने। यहाँ पे सेल्स ले गए, यहाँ पे मंथ कर दिया। तो रोटेट करना डायमेंशन को वो कहलाता है पाइवोट आपका। तो इसमें आप डायमेंशन रोटेट कर सकते हो, नोट कर लो इसको। यहाँ पे मंथ क्या, प्रोडक्ट ही लिख लो, प्रोडक्ट सही रहेगा, प्रोडक्ट की सेल हो जाएगी। अब देखो ये तो ऑपरेशंस हो गए हमारे पास। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ OLAP, तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनवाया OLAP का एनालिसिस करने के लिए, उसको वेब फॉर्म पे बनवाया, तो वो हमारे पास कहलाता है वेब OLAP। अगर आपने उसकी ऐप बना ली तो वो कहलाएगा मोबाइल OLAP, ठीक है। अगर आपने उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवाई कि आपके पास सेटअप आ गया, आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, आपके में ही चलेगा, ये वेब है, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप पे सिंगल कंप्यूटर के लिए बनवाया तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप OLAP, ठीक है। आपने किसी जियोग्राफिकल के लिए बनवाया है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ किया, मतलब हमारे पास कि इसी ब्रांच में चलेगा, आपकी कंपनी की कितनी सारी ब्रांच हैं, लेकिन आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए बनाया, एक जियोग्राफिकल एरिया के लिए कवर करने के लिए। तो स्पेशल का मतलब इस एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब जहाँ पे स्पेस से उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल OLAP कहलाता है, जो जियोग्राफिकल एरिया पर काम कर रहा है, पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास है कि कहाँ पर काम करेंगे। ये वेब पे ऑनलाइन वेब पे कर रहा है, ये मोबाइल ऐप के लिए है, डेस्कटॉप पे ऑफलाइन काम कर सकता है, स्पेशल स्पेसिफिक लोकेशन ब्रांच वगैरह के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं ये तो हो गए इनके कि कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मेनली हमारे पास ये किस तरह से वर्क करेंगे उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक OLAP होता है, ROLAP यानी रिलेशनल, यानी जिसमें डेटा जो है जैसे रिलेशनल डेटाबेस में होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसको रिलेशनल OLAP को हम स्टार स्कीमा भी बोलते हैं। ये स्टार स्कीमा पे बेस होता है, स्टार स्कीमा बेस्ड OLAP, ठीक है। तो ये RDBMS वगैरह में यूज़ किया जाता है उस तरह के डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए। एक होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल OLAP, ठीक है। इसको हम क्यूब बेस बोलते हैं, क्यूब बेस OLAP, ठीक है। रिलेशनल में 2 डायमेंशन ही काम करती है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल है, क्यूब बेस होगा, ठीक है। 7 नंबर है हमारे पास हाइब्रिड OLAP, ठीक है, जो हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब रिलेशनल प्लस मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, दोनों को सपोर्ट करेगा हाइब्रिड। तो ये इसके कुछ टाइप होते हैं। अब देखो ये तो होगी एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में।
एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसका मेन काम है, हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके बिजनेस को एनालिसिस करना। बिजनेस के आउटपुट पे ये फोकस रखता है कि रिजल्ट क्या रहा, बिजनेस हो गया है, काम हमने कर लिया, रिजल्ट क्या मिला हमें, ठीक है। पूरे साल पढ़ाई करी, फाइनल एग्ज़ाम दे के आए, तो एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में जब आप बैठे वहाँ पर आपने क्या परफॉर्म किया वो देखा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो क्वेश्चन आए आपने जो पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है, उनको आप रिकैप एग्ज़ाम में करोगे, उसके बेसिस पे आंसर लगाओगे, ठीक है। तो वो सब हमारे पास इसमें होता है। इसका यूज बेसिकली नॉर्मल क्लर्क लेवल या जो हमारे पास ऑपरेशनल लेवल पे बंदे होते हैं वो नहीं करते। इसका यूज है बेसिकली एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है, मैनेजर लेवल, जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग टीम होती है, ठीक है, वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है इसके लिए हमारे पास डेटा ऐसा नहीं कि एक बंदे का, दो बंदे का, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का, ऐसा बहुत काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तब हम उस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर हमें डे टू डे का काम करना तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जैसे आपको बताया वो ऑपरेशनल डेटाबेस में होती है, ये रिलेशनल या मल्टी डायमेंशनल पे काम करती है, ठीक है। ये डेटा वेयर हाउस होता है, और वो हमारे पास जो है अगर हम डे टू डे करेंगे तो वो ऑपरेशनल पे काम करेगी। इसको नोट कर लो, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, इज एन ऑपरेशनल सिस्टम या सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड मैनेज डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हो गया, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पीओएस होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, ठीक है, उसके थ्रू आप करते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग से आपने एटीएम कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से आपने कुछ ट्रांजैक्शन करी तो वो होगी। आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आप जो है एसएमएस भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली काम कर रही है, तो उसका रिकॉर्ड साथ के साथ वो कर रहे हैं, तो ये सब क्या आती है, ओएलटीपी का पार्ट में आती है, ठीक है, इसको नोट करो।
सर ये क्या है लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ORG करके? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। और ये एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करें, ओलैप और एलटीपी, इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो है हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा जो है उस पे काम करता है, ठीक है। यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास डे टू डे प्रोसेसिंग में यूज होता है, यूज्ड फॉर डे टू डे प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये इसका काम है जब डे टू डे प्रोसेसिंग हो रही, मान लिया आपके जो है सुपरमार्केट है, कहीं पे भी जो भी सामान आ रहा है उसको बेचा जा रहा है, उसकी बिलिंग करी जा रही, तो वो डे टू डे का काम है। लेकिन डेटा वेयर हाउस में आपके गोडाउन में सामान रखा हुआ है, गोडाउन से जब दुकान का सुपरमार्केट का वहाँ का सामान ख़त्म हो जाएगा तब उठा के लाएंगे, तब वहाँ की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़फुल इन बिजनेस रनिंग या रनिंग द बिजनेस, यूज़फुल फॉर इन रनिंग द बिजनेस। और ये यूज़फुल है बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए। एनालाइजिंग द बिजनेस, ठीक है। तो ये फोकस करता है क्या इंफॉर्मेशन हमारी आउट हुई है, आउटपुट पे। इट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन आउट, और ये इनपुट पे फोकस करता है कि हम किस तरह से बिजनेस को रन कराएं, क्या उस पर इनपुट दें, ठीक है। किस तरह से हमें टेक्निक यूज़ करनी है, वो सारी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो इट फोकस ऑन डेटा इन, ठीक है। इनपुट डेटा होता है, आउटपुट में इंफॉर्मेशन होती है। फोर्थ नंबर यहाँ पे हो गए, इसका थर्ड नंबर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा होता है, ये कंटेंस करता है हिस्टोरिकल डेटा, और ये करंट डेटा को कंटेंस करंट डेटा। इसको नोट करो पहले आगे।
सर रहते हैं, एक मिनट बैक कर सकते लिख ले बेटा। हाँ जी सर। एक आपको बताया था कि ये जो है टॉप लेवल के जो हमारे पास पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स और एनालिस्ट। ठीक है, और ये यूज़ करा जाता है यूज्ड बाय क्लर्क। ठीक है, या कोई डेटाबेस प्रोफेशनल है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो डेटा होता है वो सारा का सारा कंसोलिडेट होता है OLEP में, समरी होती है उसकी। ठीक है, आप समरी के बेस पे भी बना सकते हैं और कंसोलिडेट करके भी। तो ये जो है हमें प्रोवाइड्स करवाता है समराइज्ड एंड कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड डेटा। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा कंसोलिडेट नहीं रहता, समरी नहीं रहती, पूरा डिटेल में है। जैसे मान लिया आप मार्केट पे सामान खरीदने गए, सुपर मार्केट से आपने 10 प्रोडक्ट लिए, तो टोटल आपका बिल बना 2000 का। तो यहाँ पे 2000 लिख देगा, बस ये बता देगा 2000 का सामान खरीदा इस बंदे ने। लेकिन क्या क्या सामान खरीदा वो अगर आपको देखना तो वो OLTP से आपको पता चलेगा। ठीक है, एक एक सामान के बारे में आपको देखनी डिटेल में, अगर देखना तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, डेली की इन्फॉर्मेशन रहेगी तो डिटेल में आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद देख ले तो आपको केवल समरी देखनी वहाँ पे कि हमारा यहाँ से ये बिक्री हुई है, बस ये प्रोडक्ट गए, प्रोडक्ट की टोटल देख लो, क्लाइंट की टोटल देख लो। ठीक है, तो एक एक क्लाइंट की एक एक देख के वो डिटेल जो है हमें अगर पर्टिकुलर डेज पे जाकर देखनी तभी हम जरूरत है, नहीं तो नहीं। तो ये प्रोवाइड करवाता है हमें डिटेल्ड डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ यूजर्स जो होते हैं जिनका डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे, महीने 2 महीने देख रहे, तो नंबर ऑफ़ यूजर्स जो है हाई नंबर ऑफ़ यूजर होंगे या मोर नंबर ऑफ़ यूजर। यहाँ पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ़ यूजर्स होंगे। ठीक है, इसमें जो है रिकॉर्ड्स भी होंगे डेटा में, मतलब हमारे पास जैसे डेटाबेस है उसके अंदर टेबल में अगर डेटा होगा तो वो भी मिलियंस में होगा। ठीक है, इसमें कम ही होगा। तो यहाँ पे हाई नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और इसमें लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज। इसका डेटाबेस का साइज भी GB में या TB में होगा। डेटाबेस साइज, ठीक है, GB to TB।
ठीक है, और इसका डेटाबेस साइज कम होगा, डेली का है तो डेटाबेस साइज इज लेस। ठीक है, तो MB वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है, नोट कर लो इसको। देखो भाई बच्चों, अब ये तो हो गया हमारे पास डेटा वेयर हाउस, और ये हमारे पास OLAP OLTP के बारे में। डेटा वेयर हाउस में और भी बताया था आपको, एक डेटा माइनिंग, डेटा मार्ट वगैरह भी होते हैं। तो डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग बेसिकली पैटर्न फाइंडिंग करना। हमें हिडन पैटर्न, हमें बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करने की टेक्निक, वो डेटा माइनिंग कहलाती है। ठीक है, यानी जब हमारे पास ह्यूज सेट ऑफ डेटा है, उसमें से कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास डेटा माइनिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो डेटा माइनिंग इज़ ए टेक्निक टू फाइंड द एग्जैक्ट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज सेट ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसको हम डेटा माइनिंग भी बोलते हैं। तो इसको डेटा माइनिंग बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू आइडेंटिफाई पैटर्न, या कोई ट्रेंड्स चल रहा है, जैसे आप देखते हैं कि ट्रेंड्स बताते हैं ना, उस पर ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रही है चीज़ें, तो इतना सारा डेटा, इतने सारे ट्वीट करे जा रहे हैं, उसमें से कौन सा ट्रेंड कर रहा है, कैसे फाइंड करना, तो वो सब डेटा माइनिंग है। ठीक है, और यूज़फुल डेटा। ठीक है, ये बेसिकली हम क्या किस लिए करते हैं कि हम अपने बिजनेस को जो है किस तरह से रन करेंगे, उसके कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए ही हमें ये भी जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, डेटा वेयर हाउस एनालिसिस के लिए यूज़ करा जा रहा, इसमें भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम कोई हिडन पैटर्न हमें फाइंड करना डेटा का, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं, टू फाइंड द हिडन पैटर्न फ्रॉम द डेटा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बेसिकली KDD भी बोलते हैं। KDD का मतलब होता है नॉलेज डिस्कवरी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है,
तो डेटा माइनिंग का दूसरा नाम है KDD यानी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डेटा। अब देखो, जब हम नॉलेज डिस्कवरी की बात कर रहे तो नॉलेज डिस्कवरी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा माइनिंग करने के लिए आप देखते हैं कोयले की माइनिंग होती है। ठीक है, कोयले की खदानें, वहाँ से भी माइनिंग कर रहे तो कोयला निकाला जा रहा। ठीक है, तो बेसिकली डेटा को क्लीन करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसमें से स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, पैटर्न इवोल्यूशन करना, उसको प्रेजेंट करना, ये सारे के सारे स्टेप्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर ये KDB है या KDD है? KDD हो गया ना, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। देखो बेटा, ये जो हमारे पास नॉलेज डिस्कवरी के लिए जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस किया जाता है, यानी नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड्स रहता है। पहली चीज़ बेसिकली डेटा को क्लीनिंग करना, डेटा क्लीनिंग, फालतू की चीज़ें हट जाएंगी उससे। डेटा का इंटीग्रेशन करना, डेटा सिलेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पैटर्न फाइंड करने हमारे पास, यानी पैटर्न इवेल्युएशन। ठीक है, या हमारे पास नॉलेज प्रेजेंटेशन। ये सारे स्टेप्स जो है नॉलेज डिस्कवरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब डेटा माइनिंग आप किस तरह के डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा माइनिंग के लिए डेटा किस तरह का होना चाहिए, कहाँ कहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैन बी परफॉर्म्ड ऑन, आप किसी भी डेटाबेस पे कर सकते हो। कोई भी आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है उस पे आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट रिलेशनल, ऑब्जेक्ट बेस भी है और रिलेशनल बेस भी डेटाबेस है, उस पे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मल्टी डायमेंशनल है जैसे डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस पे भी हम, डेटा वेयर हाउस के अंदर भी तो हमारे पास डेटा माइनिंग एक स्टेप्स ही है, उसमें भी एक टाइप है उसका। आपके पास कोई डेटा रिपोजिटरी है जहाँ पे डेटा जाके स्टोर हो रहा है,
ठीक है। मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होता है वो भी डेटाबेस का, तो डेटा रिपोजिटरी है। तो आप किसी भी टाइप के डेटाबेस पे, चाहे वो रिलेशनल हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मतलब डेटा वेयर हाउस हो, रिपोजिटरी हो, वहाँ पे आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं। डेटा माइनिंग परफॉर्म करने की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, किन टेक्निक से हम डेटा माइनिंग करते हैं। तो डेटा को क्लासीफाई करना अलग अलग, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सारे डेटा को मतलब ड्रिल डाउन कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। फिर जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको क्लस्टरिंग कर दी, क्लस्टरिंग मतलब ग्रुप बनाना। फिर उसका रिग्रेशन कर दिया, ठीक है, वो आप कर सकते हो रिग्रेशन टेक्निक से। आउटर टेक्निक होती है कुछ सिक्वेंशियल पैटर्न फाइंड करने के लिए, कुछ प्रिडिक्शन से भी हम निकाल सकते हैं, भाई आप कर रहे हो तो प्रिडिक्शन भी होती है। और कुछ रूल्स होते हैं एसोसिएशन वाले, उनके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं इसको। डेटा माइनिंग टेक्निक्स में एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड क्लस्टरिंग करना, थर्ड है रिग्रेशन, फोर्थ है आउटर, फिफ्थ है हमारे पास सीक्वेंशियल पैटर्न, सिक्स नंबर प्रिडिक्शन, और कुछ एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली डेटा रिग्रेशन, और रिग्रेशन तो इसी में ही आ गया, बेसिकली डेटा माइनिंग की टेक्निक है, ठीक है। तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें रिग्रेशन लिखा, ठीक है। तो रिग्रेशन का मतलब होता है जब हम डेटा मतलब रेंज की बात करते हैं कि बहुत सारा हमारे पास डेटा, लेकिन आप को कुछ पर्टिकुलर डेटा सेट चाहिए, तो आप देख लेंगे भाई, जैसे मान लिया आपको बताया था ना इंडेक्सिंग पढ़ाई थी, तो इंडेक्सिंग में मान लिया हमारे पास 1000 रिकॉर्ड है, आपको 550वें रिकॉर्ड पे जाना, तो आपने मान लिया 100 रिकॉर्ड के ग्रुप बना रखे, तो आपको पता चलेगा भाई छठे रिकॉर्ड ग्रुप पे जाना, हमें ब्लॉक पे जाना। तो बेसिकली रिग्रेशन जो है हमारे पास, ये रेंज जो होती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ की या कंटिन्यूस जो भी हमारे पास सीरीज चल रही है उसकी जो रेंज को प्रिडिक्ट करती है, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है प्रिडिक्ट द रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, किस रेंज में वो काम करेगा, तो वो हम इससे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आउटर की, ठीक है, तो आउटर का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो डेटा है ये इस सेट में नहीं होगा, तो उस सेट पे आपको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यानी जिस डेटा सेट पे वो पैटर्न मैच ही नहीं होना, वो उससे बिल्कुल कहीं से कहीं मेल नहीं रखता, तो उसको छोड़ दो, बाकी को कर दो, कौन सा बाहर निकलेगा कौन सा, तो ये दोनों एक तरह से हमारे पास अपोजिट है, जो चीज़ इसमें होगी वो इसमें नहीं होगी, यानी इस रेंज में हमारे पास डेटा होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। दो, अगर हमारे पास मान लिया एक सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, तो हमें मान लिया इवन नंबर निकालने, इवन नंबर का पैटर्न फाइंड करना, तो हमारे पास एक सेट हो गया ई, ठीक है, ये रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन का मतलब हो गया हमारे पास इसमें इवन नंबर 2 4 6, यानी इन्हीं में से ही है, आपको बता दिया कि हमें इवन नंबर फाइंड करना, तो इवन नंबर इनमें से ही आ सकता है,
ठीक है। एक दूसरा सेट हमारे पास और नंबर का, तो आउटर में क्या आ जाएंगे कि इनमें नहीं होगा वो नंबर 1, 3 और 5 आपने ऐसा, तो ये हमारे पास रिग्रेशन और आउटर हो जाते हैं। तो ऐसा सेट जो हमें छोड़ना उसमें तो हमें देखना ही नहीं, इस सेट में देखेंगे फिर मैच करा लेंगे कौन सा नंबर है, नोट कर लो। बाकी आपके पास डेटा मार्ट है, डेटा मार्ट आपको बताया ही था, वो सबसेट होता है डेटा वेयर हाउस का। ठीक है, वो बेसिकली पर्टिकुलर डायमेंशन में एक सिंगल डायमेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपको बिजनेस का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड एनालिसिस करना, तो हम डेटा मार्ट का यूज़ करेंगे। और डेटा मार्ट में आप डायरेक्टली सोर्स से भी डेटा को स्टोर करा सकते हो, कलेक्ट करा सकते हैं। प्रिडिक्ट में क्या होता है? किसमें? प्रिडिक्शन में प्रीडिक्शन तो मतलब यही, इसमें क्या होता है, यहाँ नहीं लिखा हमने प्रिडिक्ट नीचे वाले में। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना कि भाई इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को कि भाई यहाँ हो सकता है, अनुमान लगा रहे एक तरह से।